श्रीनिवास साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि डॉक्टर जमील अहमद साहब ने बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ये भी जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों के लिए ये सीज फायर और ये मुज़ाकरात होना कितने अहम है। इसराइली वज़ीर आज़म से ये तल्ख कलामी की खबरें भी सामने आना और फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे होना, नारेबाजी होना, इसके अलावा ये तमाम तर चीज़ें आप इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से एनालाइज करेंगे कि ये खित्ते के लिए ये मुज़ाकरात कामयाब होना कितने अहम और ज़रूरी हैं? देखें, ये नॉट ओनली खित्ते के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। वजह यह है कि आप ये देख लें कि जिस तरीके से इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी का हाल है, एनर्जी का हाल है, फूड सिक्योरिटी का हाल है, उसको देखें। और अगर खुदा न खास्ता ये फॉर इंस्टेंस अगर ये और लड़ाई होती है और 260 दिन और बढ़ जाती है, तो उसके बाद ये कैटास्ट्रॉफिक होगा। इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी? आप बताएं, सऊदी अरब के खलीजी ममालिक का क्या हाल होगा, ईरान का क्या हाल होगा, चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी, बाकी ममालिक में होंगे, यूरोप में होंगे, मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इनको देखते हुए और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। वो जो स्टेटमेंट देते हैं कि मैं अभी 2 घंटे में अटैक करने वाला हूँ, अगर अभी नाकाम हुए तो मैं ये कर दूंगा, दिस इज सो फ्रस्ट्रेशन। ही वांट्स पीस, ही वांट्स पीस ऑफ ऑल, लेकिन ही वांट्स पीस ऑफ ऑल ऑन हिज ओन टर्म, विच फॉर दैट ही इज स्टैंडिंग विद। बात होती है जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो आप गिव एंड टेक करते हैं। यू कांट डू कि मैं अपने हर बार अपनी मनवा लूँ और दूसरी पार्टी की बात ना मानूं कि वो शिकस्त खुर्दा तो नहीं है। उन्होंने कुछ सफेद झंडे को खड़ा नहीं किया जो आप कह रहे हैं। वो दे आर सॉवरेन कंट्री, उन्होंने बड़ा एक अच्छे तरीके से मुकाबला किया आपका छोटे मुल्क में, और आपको बता दिया कि इस तरीके से आप उसको वेयर नहीं कर सकते। ये बड़ी रिजिलेंट कॉम है, वो उन्होंने बता दिया। इसके साथ देखिए, बात ये है कि इस वक्त जिस तरीके से बात चल रही है ये बहुत जरूरी है, और मुझे यकीन है कि कम से कम फेज 1 एक का दिन आज या कल अनाउंस हो जाएगा। फील्ड मार्शल के जाने का मतलब ये है कि नाउ थिंग्स आर ऑलमोस्ट कुक्ड, डन, और उसको सिर्फ आप रिफाइनमेंट की जरूरत, रिफाइन करने की बात है। और वो इनकी मौजूदगी में हो सकता है कि वो मुलाकात भी आज या कल मुश्तबा खमनाई से हो जाए, बिकॉज न्यूक्लियर के ऊपर ही इज अथॉरिटी। वो उनके राबर जो है वो अलाउ फैसला करेंगे कि 460 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ जाएगा, किस मुल्क में जाएगा, यस। या केवल से हम नहीं शिफ्ट करेंगे। दिस हैज टू बी डिसाइडेड। दिस इज अ मेड कैच पॉइंट। अगर मैं ईरान को वो डीन्यूक्लियराइज कर लेते हैं कि इसको यूरेनियम को किसी मुल्क में शिफ्ट करके, मीन ही हैज अ फेदर इन द कैप। इस पे जाके वो वहां पर बता सकते हैं कि देखें, मैंने जो 47 ईयर से आप नहीं कर सके वो मैंने कर दिखाया। और उसके ऊपर वो इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन में भी अपने आप को स्लोगन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरी कीन कि मैं इसको एक सुलह करूं, बिकॉज देखें, दुनिया पूरी लड़ाई नहीं चाहती है। ना अमेरिकन पीपल चाहते हैं इन्फ्लेशन, गैस के प्राइसेस, नेटो, यूरोपियन यूनियन, खलीज के ममालिक, चाइना, रशिया, हमारे ममालिक, खिते के ममालिक, नोबडी वांट्स वॉर। एंड अमेरिका कांट गो अलोन, तो नहीं जा सकता कि सोचे तो बगैर जाके दुनिया को मुसीबत में डाल देगा। दे प्रेशर। अभी आपके सामने सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने भी अमेरिका रिक्वेस्ट की जो उनकी जबान के लिए इसको आप पोस्टपोन करें और उसको गिव एटलीस्ट अ चांस। तो इन एनवायरमेंट्स को देखते हुए नाउ इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ईरान इज ऑल्सो रिकनसाइल, लेकिन उसको भी कुछ गिव एंड टेक चाहिए। अपने पब्लिक को बताने की बात है। देखिए, मैंने इकोनॉमिक सेक्शन खत्म करवा दी, मैंने जी। आपके स्टेट से हमने वो उनको आपको रिलीज करवा दिया, गारंटी रही बिल्कुल। कि ईरान पे हमला नहीं होगा। देन दे विल ऑल्सो टेक कि हम न्यूक्लियर को हमने बनाना नहीं है, हम 460 किलोग्राम यूरेनियम है चाइना में, रशिया में, जहां भी किसी दोस्त मालिक, जहां अमेरिका ईरान चाहता है हम शिफ्ट कर देते हैं। दुरुस्त। तो ये चीजें दोनों तरफ से होंगी, और वो इसीलिए फील्ड मार्शल गए कि मेरे ख्याल में कन्वर्जेंस हो गई है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और आज या कल ये सबसे पहले, ईद से पहले एक तोहफा होगा कि वो सीज इंशाल्लाह। फायर हो जाए। ये चीज सीज फायर के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाए, तो कम से कम ट्रैफिक चल पड़ेगी, कारोबार जिंदगी चल पड़ेगा। फिर ईद के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसको बिल्कुल बेहतर हारिस तरीके। साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह होपफुल हम भी हैं कि मामलात कुछ पॉजिटिव आगे सामने आए
और बिल्कुल आपने जो पॉइंट कहा कि कुछ उमूर ऐसे हैं जो मुतनाज़ा है, आपने बिलखुसूस ज़ाहिर यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से बात की। हारिस साहब, मैं आपके इसी अहम नुक्ते को अब्दुल्ला साहब की जानिब ले जाना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, जैसे कि हारिस नवाज साहब यही बात कर रहे थे ना कि जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो कुछ गिव एंड टेक होता है। अब ईरानी हुकाम का तो ये कहना है कि तमाम मुतनाज़ा उमूर हल होने तक जो बातचीत है आगे नहीं बढ़ेगी, डील नहीं हो सकती। अब इस शदीद नुकसान के बाद क्या ईरान के पास ज़्यादा देर तक सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखने की गुंजाइश है अब्दुल्ला साहब? जी बिल्कुल। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि लूजर्स कांट बी चूजर्स। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये धमकी दे रहे हैं, मैं आपको लॉजिकली प्रूफ करके दे सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो तहजीब से मिटाने की बात की थी तो वो क्यों की थी। देखें, ये जो एग्रेशन होता है ना, इट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, और कंसेशन जो होता है वो कॉन्फिडेंस से आता है। इसलिए ये जो एग्रेसिव एटीट्यूड था वो क्यों था, ये इसलिए था क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी उनकी फेल हो रही थी। 42 जहाज गिरे हैं उनके, कोई मामूली बात तो नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज गिरे हैं, और इसका मतलब है टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हुई है उनकी। दूसरी जानिब उनकी एक सबमरीन को हिट किया गया है, और ये वो बात भी गए हैं, इसी वजह से उनके नेवल मिनिस्टर को सैक कर दिया गया था ड्यूरिंग द वॉर। और अभी जो सिचुएशन है, उस टाइम पे हालात बन रहे थे, 82nd एयरबोर्न डिवीजन को भिजवाया गया था। उसके बाद हालांकि जो अभी नए आर्मी चीफ आए हैं उनके, जनरल क्रिस लेनेव, वो इस टाइम पे बाकायदा 82nd एयरबोर्न डिवीजन को कमांड किया है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद 82nd एयरबोर्न डिवीजन को नहीं भेजा गया अभी। फिर यूएसएस ट्रिपोली आया था जिसके ऊपर 5000 मरीन बैठे थे। फिर उसके बाद यूएसएस सैन डिएगो आया था जो कि एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए अपनी महारत रखता है। तो इस टाइम पे जो ना आपके सामने इस टाइम पे वो जो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड था, यूएसएस अब्राहम लिंकन था, कहाँ गए वो? तो किससे हमला करेंगे, पहले तो ये पता चले ना, वो हमला किससे करेंगे। जब उन्होंने कहा था कि हम जो डार्क ईगल लेके आएंगे जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो पता चला कि वो उनके पास है ही 8, टोटल 8 मिसाइल हैं। तो किस तरह से हमला करेंगे? इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर इतनी शदीद गर्मी है, तो खलीज के अंदर क्या आलम है। इस टाइम पे ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं? नहीं। एरियल उनका कॉम्बैट कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। नेवी उनकी जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। नेवल मिनिस्टर, जैसे मैंने आपसे कहा, उनके अभी जो जनरल डेविड का आया, जो सॉरी एडमिरल डेविड का, उसके अंदर उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है और हमारे जो ट्रूप्स हैं वो इतने अरसे से सेलर्स वहां बैठे हुए समुद्रों में, उनका जो मोराल है वो डिमोरलाइज हो चुके हुए हैं। ये तो अब रियलिटी है। पाकिस्तान ने ये सारी चीजों को देखते हुए पहले उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम ने ट्वीट किया और उनको एक वे आउट दिया ताकि वो जो है कहीं से एक एक्सक्यूज बन जाए। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के अभी फील्ड मार्शल साहब ने देखा, हुकूमत ने देखा, हमने शटल डिप्लोमेसी के जरिए मोहसिन नकवी साहब ने अपना किरदार अदा किया, अमेरिका को पैगाम भेजे। अभी आप देखें कि उनके जो पहली बात यह है कि ज्यादा चीजें हम अमेरिका की जानिब से देख रहे हैं, और इसीलिए हमारी जितनी भी डिपेंडेंसी है वो अमेरिकन सारी जो इंफॉर्मेशन है उस पे है। हमारी इंफॉर्मेशन ईरान के मुकाबले में जो हम ईरान जो कह रहा है वो तो सिर्फ यही इस्माइल बकाई का जो पैगाम आ जाता है या कोई एक दो पैगाम हमें आ जाते हैं किसी और की जानिब से। तो मकसद यहाँ ये है कि ईरान ने एक डिटरेंस हासिल किया। खुद अमेरिका ये कह रहा है कि इनके पास 70% मिसाइल अभी पड़े में हैं। 30 जो दिन 40 दिन की जंग 30% से लड़ी गई, तो ये जंग कहाँ जाएगी? अच्छा, फिर इसमें एक जो सबसे अहम बात है, नेतन्याहू भी इसमें ठीक है, इजरायली लॉबी एक बड़ी अहमियत है। क्या अरब लॉबी कोई नहीं है? क्या अरब दुनिया उनको $3.25 ट्रिलियन के मुआहदात नहीं करके आई? अमेरिका की इकोनॉमी इस टाइम पे बहुत मुश्किल हालात में है, बहुत मुश्किल हालात में है। हारिस नवाज साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर जमील साहब, मैं आपकी जानिब यही वाला सवाल लेके आना चाहूंगी कि अमेरिका को भी इस तमाम जंग में, इस तमाम तनाजुर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो डॉक्टर जमील अहमद साहब, आप कहिएगा कि अमेरिका ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए उसे नेटो की ज़रूरत नहीं है, तो इस फ्रस्ट्रेशन के आलम में क्या अमेरिका की जानिब से कोई सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल सकता है हमें? नहीं, रद्द-ए-अमल की अमेरिका ने तो काफी पहले से तैयारी की हुई है ना। अगर रद्द-ए-अमल करना होता, हालांकि पुश किया जा रहा है अमेरिका को, इसमें मैं समझता हूँ कोई शक की बात नहीं है, और वो पुश किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। नेतन्याहू कभी नहीं चाहते थे कि जंग बंद हो जाए, और अब भी नहीं वो चाहते हैं किसी सूरत में भी कि ये ईरान पर जो चढ़ाई का सिलसिला उसने करवाया था 11 फरवरी को बैकडोर से जाके व्हाइट हाउस में
जो छठी दफा व्हाइट हाउस गए थे और अमेरिका का चक्कर लगाया था उन्होंने 11 महीने में, तो जाके यही फैसला कराया था। अब तो क्योंकि वो मामला खत्म हुआ, अमेरिका का नुकसान क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के पहले तो माशी तौर पर $1 बिलियन का खर्चा डेली का, वो कहते हैं कि थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन अगर उसके तमाम एलाइड एक्सपेंसेस मिलाएं आप तो 1 बिलियन से ज्यादा चला जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे थे आपको कि 41-42 जहाजों का जाया हो जाना, बेसिस पे खड़े हुए थे, कुछ फिजाओं में जाया हुए, तो ये तो एक इतनी बड़ी ताकत जो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत समझी जाती है, जिसका बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, किसी मुल्क का इतना बजट नहीं है, $96.6 बिलियन, $996 बिलियन, और अब $1.5 ट्रिलियन उन्होंने कर दिया नेक्सस से। तो इतनी बड़ी कुव्वत को एक मिड पावर कंट्री ने इतनी दिन तक जंग भी की और उसके बाद नुकसान भी पहुंचाया। और अगर दोबारा जंग में आती है तो ईरान ने कह दिया था कि हम पहले से ज्यादा पहले की गलतियों से हमने सीखा, और आपकी जंग के दौरान जो आपने गलतियां की हैं उसको हमने नोट किया और हम तैयार बैठे हैं अगर आपने दोबारा। तो इसलिए ये हिचकिचाहट है। अगर अमेरिका को यकीन होता कि वो बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, ईरान को जो उनके मकासद हैं, रिजीम चेंज करना उनका मकासद था, ईरान को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ईरान को जो है इस नहज पे पहुंचा देना कि ईरान घुटने टेक दे जिस तरह के जापान ने दूसरी जंग अजीम की, तो ये तमाम बातें जो है उनका गुमान रह गया, वो नहीं हुआ। अगर उनको ट्रम्प का गुमान ईरान के खिलाफ, बिल्कुल तो ऐसा ही है। डॉक्टर जमील अहमद साहब, बड़ी अहम बात की है आपने, बहुत शुक्रिया। मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे।